बैलेंस फोर्सेस होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अभी इससे आगे क्या है कि हम पढ़ेंगे न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले क्या है कि बहुत सी जो बुक्स हैं उसमें सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी होती है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। सेकंड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और थर्ड वन क्या है, हम बोल लेते हैं कि एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये एक थ्योरेटिकल वे है समझने का कि आपने रटी रटाई डेफिनेशन को बुक से ले लिया और बुक से लेने के बाद क्या हुआ कि आपने उसे क्या कर दिया, अपनी कॉपी में जाकर या टेस्ट में जाकर एग्जाम में जाकर लिख दिया। उसके बारे में कुछ समझा नहीं, किसी ने कुछ समझाया नहीं, यूट्यूब पर भी समझ नहीं आ रहा और क्लास में भी समझ में नहीं आ रहा। खाली आप क्या कर रहे हैं कि हाँ आपको होमवर्क मिल गया और आपने क्या करा कि सेम टू सेम ऐसे ही अपने बुक से कॉपी में आपने नोट डाउन कर लिया। तो दिस इज नॉट ए फिजिक्स, ये फिजिक्स नहीं है जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर ना हो जाए कि एग्जैक्टली उस न्यूटन फर्स्ट लॉ में है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ में है क्या, न्यूटन थर्ड लॉ में है क्या। जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, आप उसमें भटकते रहोगे। तो भटकना नहीं है, हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन लेनी है। उस डायरेक्शन में हमें क्या करना है कि उन कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। लिखने को तो मैंने यहाँ पे पूरा सब कुछ ऐसे लिख दिया है, क्लियर है, बट जब तक ये चीजें एक्सप्लेन नहीं होंगी तो ये चीजें किसी भी काम की नहीं है। तो हमको क्या करना है कि एक एक करके इन कॉन्सेप्ट को समझना है। डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन का मजा जब है जब आप खुद से उसको बताओ, क्लियर है। डेफिनेशन का मजा जब है, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपकी डेफिनेशन आपकी 20% हेल्प कर सकती है, बट अगर सपोज कीजिए कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, उसमें फंस जाएंगे, क्लियर है। तो यहां पर जो टॉपिक है आज का वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और आप इस बात का ध्यान रखिए कि न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ मोशन है वो केवल और केवल फोर्स पर ही डिपेंड है। ऑल 3 लॉज डिपेंड्स ऑन फोर्स, कि केवल फोर्स से ही हमने उन तीनों लॉज को डिफाइन किया गया है। अगर आप कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में फोर्स से जितनी भी डेली लाइफ में जो भी हमारे इंसिडेंट होते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, हमारे फोर्स से जुड़े हुए हैं, क्लियर है। तो यहां पर हम एक एक करके समझते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है, क्लियर है। ये जो आपको मैटर है ये किसी बुक से या किसी और एनसीईआरटी से आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट क्या है इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखने से पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इनर्शिया। क्या लिखा है, इनर्शिया। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने से पहले हमें इनर्शिया को समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहलाता है क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया से पहले हमें इनर्शिया को समझना पड़ेगा कि इनर्शिया एक्चुअल में है क्या, ये क्या करता है इनर्शिया, इसके रीजन क्या है, किस पर एप्लीकेबल होता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर की इनर्शिया से। इनर्शिया क्या है, यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट whether they are at rest or moving with constant velocity is called inertia, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, समझ में आई नहीं। अब इसे समझते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड, ये जो अनडिस्टर्ब्ड है इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। अगर वो रेस्ट पर है, सपोज कीजिए इस मार्कर को मैंने यहां पर इसे
रेस्ट पर रख दिया, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये लाइफ टाइम तक यहीं पर ही रखा रहेगा, लाइफ टाइम तक ही यहां पर रखा रहेगा, जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। इसी तरह से क्या है कि ये क्या है, चलता रहेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, जब तक कि क्या हो, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। क्लियर है? तो इनर्शिया को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारा रेस्ट में बॉडी है और मोशन में जो बॉडी है, दोनों के दोनों में इनर्शिया हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट की किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो एक जगह है, वो हिलना नहीं चाहता, अपनी जगह पर रहना चाहता है। अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो क्या चाहता है, वो मूव ही होता रहे। बट क्या इसमें क्या है, जो हमारा फोर्स है वो क्या काम करता है, वो फोर्स का काम ही यही है कि रेस्ट को किस में लाना, मोशन में लाना, और मोशन को किस में लाना, रेस्ट में लाना। ये हमारे किसका, ये हमारे फोर्स का बिहेवियर है। इस बिहेवियर की वजह से जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, अगर रेस्ट पर है तो वो मोशन में आ जाते हैं, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट पर आ जाते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट वेदर दे आर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दो चीजें आप ध्यान देने वाली हैं कि या तो वो रेस्ट पर है या वो किस पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। तो अगर दो चीजें उसके अंदर प्रेजेंट हैं, दो चीजें उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट ही रहती हैं, रेस्ट भी और कांस्टेंट मोशन भी। क्लियर है? तो इस पर क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मास की। अब मास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है, उसका मास कहलाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, वो किसकी होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी, मास की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। जितना ज्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है कि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। ये जो मास होता है, इस मास से ही हम उस इनर्शिया को मेजर करते हैं। मास ज्यादा है तो इनर्शिया उसका ज्यादा होगा, मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। मास ज्यादा है तो उसे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मास कम है तो मूव करने के लिए उसे कम फोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी, सो हेवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया। जो हेवियर ऑब्जेक्ट हैं, बहुत भारी ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए हमें ज्यादा क्या होगा कि मास जिसका ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है? और अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, और अगर इनर्शिया ज्यादा है तो उसको आपको धकेलने में या पुश करने में, पुल करने में उतना ही फोर्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो ये बेसिक थिंग यहां पर जानना जरूरी है। फर्स्ट थिंग क्या है कि जो हमारी इनर्शिया है वो टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट है, कि उस ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए, वो जैसा है वो अपनी कंडीशन में वैसा बना रहे। दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको बताया कि मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। एक मास ही है जिससे हम उस इनर्शिया को मेजर करते हैं। मास अगर ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम है इनर्शिया भी कम होगा। मास ज्यादा होगा किसका, हेवियर ऑब्जेक्ट का, जो भारी ऑब्जेक्ट है उनका मास ज्यादा होगा, और उसको आपको धकेलने के लिए या खींचने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
So mass is the measure of the inertia of body. So heavier object have more inertia. ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इनर्शिया उसका ज्यादा है तो उसे मूव कराने के लिए भी फोर्स उसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स है इसका काम ही यही है, इसका एक्चुअल में वर्क ही यही है कि ये क्या काम करता है कि अगर रेस्ट पर है तो उसे मोशन में ला देगा, और अगर वो मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी क्या कर सकता है, वेलोसिटी को हाई भी कर सकता है और उसे क्या कर सकता है, रेस्ट पे भी ला सकता है। क्लियर है? तो ये दो बातें हमने यहाँ पे समझी कि इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया कैसा कैसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो इनर्शिया किसका हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखी हुई है और हमने फोर्स लगाकर क्या करा, उसे दूसरी उसकी डायरेक्शन जो को चेंज कर दिया, तो किसी डायरेक्शन में भी उस इनर्शिया को मेजर किया जा सकता है। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले क्या है कि हमको पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, और इसकी वजह से ये जो फर्स्ट लॉ है ये केवल और केवल किस पर बना हुआ है, ये इनर्शिया पे बना हुआ है, इनर्शिया पे बना हुआ है। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एट रिमेन्स रेस्ट, वो किस पर रहेगा, मैंने भी आपको बताया एट रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, किसी से डिस्टरबेंस, किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहता। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट पर ही बना रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस पे बना रहेगा, मोशन पे ही बना रहेगा। until and unless any external force applied to it, जब तक कि उस पर क्या हो, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। क्लियर है? अब एक्सटर्नल फोर्स भी टू टाइप्स का हो सकता है, बैलेंस फोर्स हो सकता है और अनबैलेंस फोर्स हो सकता है। और हमें पता है कि केवल अनबैलेंस फोर्स ही क्या करता है, उसकी स्पीड में चेंज लाता है, या अगर वो रेस्ट पे है तो वो स्पीड में लाता है। केवल और केवल कौन कर सकता है ऐसा, अनबैलेंस फोर्स कर सकता है। तो ये चीज आप स्पेसिफाइड करिए। इसमें भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन unless an unbalanced force act on it, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया गया हो। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर सपोज कीजिए बॉक्स है, एक बॉक्स क्या है हमारा, रेस्ट पर है। अगर वो बॉक्स रेस्ट पर है तो हम उस बॉक्स को रेस्ट से किस में लाना चाहते हैं, मोशन में। मोशन में लाने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स। तो जैसे ही हम इस पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करना शुरू कर देता है, यहाँ पर मोशन में आ जाता है, और क्या करना शुरू कर देता है, ये मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डेफिनेशन को भी बताता है। कैसे बताता है कि इफ ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन it will continue to be motion until and unless any external force, external force क्या है यहाँ पर, unbalanced force, जब तक कि उस पर कोई unbalanced force उस पर लगाया ना जाए। तो जब तक उस पर unbalanced force नहीं लगाया जाएगा तो वो आपका वहां से हिलेगा नहीं। क्लियर है? और फोर्स की जो प्रॉपर्टी है, फोर्स की प्रॉपर्टी ही ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो उसे रेस्ट पर ही रहने देगा, और फोर्स की प्रॉपर्टी क्या, अगर रेस्ट पर है तो उसे मूव करा देगा, और अगर मूव कर रही है बॉडी तो वो किस पर आ जाएगी, वो रेस्ट पर आ जाएगी। यहां तक मेरी बात क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया।
अब मैंने जैसे बताया आपको कि बाकी के दो लो, मतलब तीनों के तीनों लॉज ही किस पर डिपेंड है, फोर्स पे डिपेंड है। क्लियर है? तो फर्स्ट तो हमने समझ लिया। अब सेकंड पर आ जाते हैं कि सेकंड कैसे समझे। सेकंड को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा मोमेंटम। जैसे यहाँ पे पहले हमने समझा इनर्शिया, अब हमें समझना पड़ेगा कि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है। ये मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं कि हाँ मोमेंटम है, क्या चीज होती है, क्या होती है मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम की बात करी जाए तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज मास इन मोशन। कोई भी मास है अगर वो मोशन में है, कोई भी मास है अगर वो मोशन में है तो वो क्या कहलाएगा, आपका मोमेंटम कहलाएगा। क्लियर है? ये मोमेंटम इज इक्वल टू, आप समझ सकते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम क्या होती है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो ये जो मोमेंटम होता है ये किस पर डिपेंड करता है, मास पर और इसके मोशन पर। ठीक है? हमें ये पता होना चाहिए कि मास कितना है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर है? तो मास, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, कि मास हमारा कितना है, भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या हल्का ऑब्जेक्ट है, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर कोई स्मॉलर, छोटा आपके पास ऑब्जेक्ट है तो अगर वो आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो उस पर क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है T इज इक्वल टू m इंटू वी। तो ये लाइन आपको ध्यान रखने की कि मास इन मोशन, जब मास, कोई भी किसी भी तरह का मास है वो मोशन में है तो वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा ऑलरेडी मोमेंटम आ जाएगा। और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बता दिया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम किसकी डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन इसकी होती है वेलोसिटी की, कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा मोमेंटम होगा। क्लियर है? तो ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ की जो शुरुआत करी है वो किससे करी है, मोमेंटम से करी है। तो मोमेंटम हमने यहां पर समझा कि मास इन मोशन है, इसका जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्लियर है? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी, तो मोमेंटम भी उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई वेलोसिटी क्या कर रही है, यहां पर इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, बिकॉज ऑफ दैट द इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो वैल्यू है वेलोसिटी की, ठीक है, और मास की, ये दोनों वैल्यू ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हमारे मोमेंटम को। वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, 1 मार्क में आ जाता है या एमसीक्यू में आ जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। सो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स brings a change in velocity of the object. It is therefore clear that a force also produce a change of momentum. ठीक है, बहुत सारी चीजें लिख दी इसमें, समझ में नहीं आ रहा क्या है। Since the application of an unbalanced force, क्या करा हमने, एक अनबैलेंस फोर्स लगाया। अनबैलेंस फोर्स क्यों लगाया है, जिससे कि उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाए। तो अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। और अगर उसमें वेलोसिटी आ रही है तो मास उसमें पहले ही ऑलरेडी है बॉडी में, तो क्या होगा कि मास उसमें पहले से ही है और अनबैलेंस फोर्स लगाने पर क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। ठीक है?
तो आपको यहां पर ये चीज समझनी है कि फोर्स का सीधा सीधा रिलेशन किससे है, यहां पर आपका मोमेंटम से रिलेशन है। किससे रिलेशन है? मोमेंटम से रिलेशन है। फोर्स ब्रिंग्स ए चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या करता है? चेंज इन वेलोसिटी करता है, जो भी हमारा फोर्स है ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट, ये यहां पर ये क्लियर कर देता है कि ये फोर्स आल्सो प्रोड्यूस ए चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जो हमारा फोर्स है वो क्या करता है? वो चेंज इन मोमेंटम को लाता है, ठीक है। अगर उस पर फोर्स लगाया तो सपोज कीजिए कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो पहले क्या थी, क्योंकि मास क्या होता है वो चेंज नहीं होता, मास जितना उसका है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो वो चेंज किस में कर सकता है? फोर्स वेलोसिटी में चेंज कर सकता है। वेलोसिटी में अगर वो चेंज करेगा तो वेलोसिटी सपोज कीजिए कि पहले कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड, ये आपकी मीटर पर सेकंड थी। फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स लगाया, वो होगी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई। अब चेंज होने के बाद ये क्लियर हो गया कि अनबैलेंस फोर्स लगाने से उसमें मोमेंटम आ रहा है, अनबैलेंस फोर्स लगाने से उसमें मोमेंटम आ रहा है। दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग इन रिलेशन बिटवीन द अनबैलेंस फोर्स एंड द मोमेंटम। यही चीज हमें बताती है कि आपके जो अनबैलेंस फोर्स में और जो आपका मोमेंटम है उसमें कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है? ग्रेटर वेलोसिटी ग्रेटर मोमेंटम, जितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम होगा, क्योंकि चेंज केवल किसमें हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मोमेंटम सीधा सीधा किससे आपका डिपेंड करता है? किस पे? वेलोसिटी पे, क्योंकि ये हमारी वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। इसे जितना बढ़ाते हुए चले जाओगे मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा अनबैलेंस फोर्स से। अनबैलेंस फोर्स से आप इसे बढ़ाते चले जाओ तो मोमेंटम भी उतना ही आपका बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। द अनबैलेंस फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इसी बात को ही बताता है, ठीक है, इसी बात को ही बताता है। क्या बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि वो जो मोमेंटम है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, वही क्या होता है? हमारा अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जो हमारा मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है वही हमें क्या बताता है? आपका फोर्स बताता है। अब सपोज कीजिए कि जो उसका इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम था उसका आपका P1 और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया उसका P2, क्लियर है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है यहां पर, डिफरेंस क्या, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि टाइम के साथ साथ मोमेंटम में कैसा चेंज आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और अगर उसे टाइम के साथ हमने डिवाइड कर दिया तो वो हमें क्या दे देगा? फोर्स दे देगा, क्लियर है। तो यही बात यहां पर लिखी गई है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है कि हमारा मोमेंटम टाइम के साथ किस किस तरह से चेंज हो रहा है, वही क्या होता है? हमारा फोर्स होता है। तो F इज इक्वल टू P2 जो फाइनल मोमेंटम है माइनस P1 अपॉन T। दिस इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसे क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल टर्म। ये जो लिखा हमने थ्योरेटिकल टर्म लिखा है, ये लिखा है मैथमेटिकल टर्म। अब मोमेंटम में चेंज कैसे देखें? मोमेंटम में चेंज कैसे देखें?
कि मोमेंटम में चेंज इस तरह से देख सकते हैं। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हमें पता है ये सब कुछ न्यूटन सर ने ही दिया है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो F इजिकल टू था, क्या था कि यहाँ पर m या सीधा लिखे P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम माने कि शुरुआत में जो इसकी वेलोसिटी थी वो u थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी v थी, तो इसका जो इनिशियल जो मास होगा वो तो मास तो दोनों में सेम ही होगा, ये भी मास दोनों सेम होगा। अब इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो P1 क्या होगी आपकी m इंटू यू, और फाइनल क्या होगा P2 इजिकल टू m इंटू वी। दोनों में चेंज क्या होगा, P2 माइनस P1 होगा। P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा आपका mv माइनस mu, P2 माइनस P1 mv माइनस mu। क्लियर है। और अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है अपॉन टाइम, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा mv माइनस mu अपॉन t, mv माइनस mu अपॉन t आ गया। क्लियर है। m यहां पर क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, तो m हमने कॉमन लिया, ये क्या आ गया v माइनस u अपॉन t आ गया, v माइनस u अपॉन t आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है v माइनस u अपॉन t, ये कुछ जाने का जानी सी लग रही है। ये टर्म क्या है, ये टर्म आपकी है एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पर जो हमारा f हो जाएगा, f इजिकल टू हो जाएगा m इंटू a, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आता। क्लियर है। बहुत से बच्चों से पूछते हैं न्यूटन सेकंड लॉ बताओ, वो सीधा सीधा बता देते हैं कि F इजिकल टू m में। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं आता। ठीक है, ये यहां से आता है F इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये करेंगे। इसके बाद P1 mu P2 mv, दोनों को डिवाइड करा mv माइनस mu, फिर F निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर P1 P2 की वैल्यू रखी और P1 की वैल्यू रखी, तो mv माइनस mu अपॉन t आया, इक्वल टू m इंटू, यहाँ पर क्या करा दोनों में से m को कॉमन ले लिया, तो ऊपर से कॉमन ले लिया तो क्या बचा v माइनस u अपॉन t बचा। अब इस v माइनस u अपॉन t को देखें तो ये क्या कहलाता है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल टू m में। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जितना ज्यादा आपका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि जितना ज्यादा यहां पर फोर्स लगेगा, जितना यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ही उसका एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पॉइंट है, इस वीडियो को रिमाइंड कर करके देखिए कि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि इनर्शिया के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ये आपको बुक में आसानी से मिलेंगे नहीं, ये आपको खोजने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक ही यहाँ पे सारी वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट, क्योंकि थ्योरी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया F इक्वल टू m में। अब ये जो मैंने बताया कि F जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्सीलरेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा। जब एक्सीलरेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगी, उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, स्पीड में उतनी ही ज्यादा मूव करेगी। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि टोटली किस पर डिपेंड करता है, इनर्शिया पर। इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है अनडिस्टर्ब करने वाली, कोई डिस्टर्ब ना करे। क्लियर है। अगर उसमें चेंज कर सकते हैं तो केवल किससे कर सकते हैं, फोर्स से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फोर्स पे डिपेंड है, ये भी पूरा का पूरा फोर्स पे डिपेंड है कि उसकी जो अगर ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इन मोशन, कि कोई भी मास अगर वो मोशन में है
तो उसे किससे काउंट करते हैं? मोमेंटम से काउंट करते हैं। क्लियर है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को किससे काउंट करते हैं? फोर्स से काउंट करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर मोमेंटम होगा। इस फॉर्मूले से ये पता लगता है। इसके बाद जितना यहाँ पर क्या होगा, जितना यहाँ पर आपका फोर्स ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है? या जितना ज्यादा आपका मास ज्यादा होगा, अगर सपोज करो हमने मास बढ़ा दिया, इस मामले में हमने मास को बढ़ा दिया कि 10 किलो का हमने वेट को 20 किलो कर दिया। ठीक है? 10 किलो के वेट को हमने कितना कर दिया? 20 किलो कर दिया। अब क्या होगा? अगर कोई आपसे पूछने लगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है और वो फॉर्मूला है हमारा आपका F = m/a, ये वाला फॉर्मूला है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि m को बढ़ाया हमने, m को यहाँ पे क्या कर दिया? 10 की जगह अब क्या कर दिया? 10 kg की जगह 20 kg कर दिया। ठीक है? तो क्या होगा? अब ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, तो एक को अगर बढ़ा देंगे तो दूसरे को अपने आप ही क्या करना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो मास को बढ़ाने पर उसका जो एक्सीलरेशन है, अगर मास को हमने यहां पर बढ़ाया है तो उसका एक्सीलरेशन अपने आप ही डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये बात रही पूरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। जितने भी इसमें क्वेरीज हैं आपकी, वो आप किस में कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जितना भी आपको जो भी क्वेरी है इससे रिलेटेड। क्लियर है? अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इसको समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन फोर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है? अब रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि रिएक्शन फोर्स ये है कि अगर सपोज करो ये भी बॉडी, ये वाली बॉडी भी यहाँ पर रखी हुई है, इस बॉडी, ये बॉडी यहाँ पर क्या है? रेस्ट पर है। तो अगर हम ये देखेंगे इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, तो बात करें तो इसका जो वेट है वो वेट हमेशा किधर काम कर रहा है? इसका नीचे की तरफ। वो वेट क्या हो जाएगा इसका? mg, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। ठीक है? तो न्यूटन सर ने ये बताया है कि whenever a body exert a force, अगर कोई भी बॉडी किसी फोर्स को एक्सर्ट करती है, exert a force on another body, किसी और बॉडी पर, ये बॉडी इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, द सेकंड बॉडी, तो ये वाली बॉडी भी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन दिस बॉडी। अगर ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी पर फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, तो ये वाला जो मेरा बोर्ड है वो बोर्ड भी क्या कर रहा है? एक तरह का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो ऊपर की तरफ। दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। ठीक है? तो ये वाला जो लॉ है पूरा, ये पूरा का पूरा एक्शन और रिएक्शन पर आपका पूरा का पूरा ये लॉ वर्क करता है। क्लियर है? ऑल फोर्सेस इन नेचर एक्ट इन पेयर। जितने भी फोर्स नेचर में है वो एक पेयर में वर्क करते हैं। पेयर में वर्क करने का क्या मतलब है कि वो एक अगर फोर्स अगर वहां पर होगा तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी वहां पर जरूर होगा। इसको हम कैसे देखते हैं? सपोज कीजिए कि फौज में कोई भी जवान को पिस्टल दी जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उससे अगर किसी बंदूक से फायर करते हैं, तो फायर करने के बाद क्या होती है? वो गोली आगे की तरफ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक झटका उसमें पीछे की तरफ भी लगता है। तो जो पीछे की तरफ लगता है वो क्या होता है? उसका रिएक्शन फोर्स होता है। मैंने यहाँ पे बनाया भी है। और वो क्या होता है? वो बिल्कुल इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है? दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है और दोनों क्या होते हैं? आपस में बिल्कुल इक्वल होते हैं। क्लियर? अब एक बार इसकी समरी हो जाए। समरी क्या है? इनर्शिया हमने पढ़ा। इनर्शिया क्या है कि डिस्टर्ब नहीं किया जाए, किसको अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने दे, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते रहने दे कांस्टेंट वेलोसिटी से, until and unless any unbalanced force applied on it, जब तक कि उस पर एक
अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अनबैलेंस फोर्स का काम ही क्या है कि मूविंग बॉडी को रेस्ट पर लाना और रेस्ट बॉडी को मूव पर लाना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका लॉ है वो इसी पर ही डिपेंड है, क्लियर है। सेकंड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, कि जो भी उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स के कारण ही क्या हो रहा है, वो उसमें चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण। तो F इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, सही है। और यहाँ पर P2 और P1 की जो हमने वैल्यू लिखी थी mv माइनस mu, m को बाहर निकाल लिया, v माइनस u अपॉन t बचा, ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी है। अगर इसे टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो ये एक्सीलरेशन बन जाता है पूरा का पूरा, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सीलरेशन। और यहाँ पर हमने ये समझा, इस वाले फॉर्मूले से ये समझा कि अगर हमारा फोर्स ज्यादा है तो एक्सीलरेशन भी उसका ज्यादा होगा। बाई चांस अगर हम उसका मास बढ़ा देते हैं, ठीक है, फोर्स उतना ही अगर रखते हैं, मास बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका जो एक्सीलरेशन है वो आपका कम हो जाएगा। जिम करते हैं, जिम करते हुए क्या होता है, हम फोर्स तो उतना ही लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए आपने 20 किलो लगाया, वेट को आप क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, सही है, खींच रहे हैं। अब 20 की जगह 25 कर दिया, 25 की जगह 30 कर दिया, 30 की जगह 35 कर दिया, तो आप क्या कर पाएंगे, उस वेट को खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका मास आप क्या कर रहे हैं, धीरे 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 आप उसे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ही उसका मास बढ़ता चले जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन आपका घटता चले जाएगा, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में क्या है, मोमेंटम की कंडीशन में, कि जितनी ज्यादा उसकी आपकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम भी होगा। थर्ड लॉ में हम पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी है, अगर वो किसी अनदर बॉडी पर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, तो वो बॉडी भी उस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्लियर है, जिसको हमने एक पिस्टल या इससे समझा। सेकंड लॉ का एग्जांपल नहीं समझा हमने, सेकंड लॉ का एग्जांपल और समझ लेते हैं। सेकंड लॉ का एग्जांपल क्या है कि सपोज करो कि कोई बॉल आ रही है, ठीक है, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो वो बॉल अगर हम उसे कैच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कैच करने का तरीका क्या होता है, कि कैच करने का तरीका क्या होता है कि जितनी स्पीड से वो आ रही है तो उतनी स्पीड से ही हम उसे क्या करते हैं, नीचे उसे रेस्ट पर लाते हैं, ठीक है। तो उसी ही डायरेक्शन में चलते हुए हम उसे क्या करते हैं, रेस्ट पर लाते हैं, कि जिससे कि उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए, ठीक है। मोमेंटम डाउन हो गया तो उसकी जो वेलोसिटी है अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो उधर से जितने फोर्स से आ रही है इतना फोर्स हम उस बॉडी पर लगाते हैं, कि जिससे कि क्या हो, कि वो वाले जो फोर्स हो, वो दोनों फोर्स जो हम अपने हाथ से लगा रहे हैं और जो फोर्स उधर से आ रहा है, वो फोर्स आपस में क्या हो जाए, वो कैंसिल हो जाए, कि उसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाए और उसका फोर्स भी जीरो हो जाए, रेस्ट हो जाए, बॉल हमारे हाथ में कैच हो जाए और वो क्या हो, जो आपका खिलाड़ी है वो आउट हो जाए, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों के तीनों लॉज के बाद हमारे पास जो इस चैप्टर में बचा है वो बचा है इंपल्स क्या होता है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये बचा है। इसके बाद हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बचा है, कि उसे किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स बचे हुए हैं। कुछ बुक्स में फ्रिक्शन भी दिया होता है और आपका प्रेशर भी दिया होता है, ठीक है। तो जो एनटीए और एनसीईआरटी जो भी हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, हम केवल वो पढ़ेंगे, क्लियर है। तो इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको केवल क्या करना है कि इस पूरी वीडियो को आपको रिमाइंड करते करते आपको सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे लिखते हुए चलना है। और इस वीडियो को आपको क्या करना है कि घंटी दबानी है, ठीक है।
जो घंटी होती है ना उसमें, वो घंटी दबानी है और लाइक करना है, कमेंट करने हैं, जिससे कि क्या हो कि आप इससे क्या होता है कि जो यूट्यूब में जो भी टीचर पढ़ाता है उसको एक मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन ही क्या करता है, आगे उसे आगे बढ़ाने के लिए काम आता है, उससे वो और बच्चों में भी मोटिवेशन वो पहुंचता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।